अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ उज़ैर मलिक। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के ताज के हुसूल के लिए सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और बड़े दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं। ऐसे में 4 टीमें हैं जो कि सुपर 8 में अपनी जगह बना चुकी हैं और सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। जहां आज हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के साथ साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें हैं जो कि इस वक्त सुपर 8 मरहले में अपनी जगह बना चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली। अजहर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो 4 टीमें हैं ये सुपर 8 में हैं और हम अभी तक वेट में हैं। हाँ। हमारा ये इंतजार खत्म होगा भी या नहीं? देखिए, वेट में भी हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं वो को बहुत खुशाइंद नहीं है। जिस तरीके से फ्लोरिडा में बारिश चल रही है और जिस तरह के फ्लड वार्निंग्स वहाँ पे हैं, तो आई थिंक कि बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैच हो पाएगा। इवन के आयरलैंड और यूएसए का भी अगर मैच भी नहीं होता तो तब भी हम टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक कि इस वक्त अनलेस कि आईसीसी इस पे कोई एक्शन ले, जो कि उनको आई थिंक लेना चाहिए कि एक जगह पे आपको पता है काफ़ी सारे मैच मुतासर होने का खदशा है, तो आई थिंक उन मैचेस को शिफ्ट कर लें। बेशक एक जगह पे आप 2 मैचेस करा लें, लेकिन एटलीस्ट उन टीमों के पास चांस तो हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। आई एम श्योर जो टीम्स इन्वॉल्व हैं उन्होंने भी रब्ता किया होगा ये आईसीसी से और कोशिश की होगी कि मैचेस शिफ्ट कर लें, क्योंकि ये तो नेचुरल जो जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो आपको एक्शंस लेने चाहिए भी, क्योंकि आपको पता है कि 4-5 दिन अब बारिश ही है। यू कैन नॉट, 91% की प्रेडिक्शन है बारिश और की। वो फ्लड वार्निंग्स का मतलब ये है कि अगर बारिश रुक भी जाती है तो इतनी बारिश हो चुकी होगी कि अगर फ्लड आया हुआ है तो ग्राउंड का हालत, तो ग्राउंड में पानी मौजूद होगा। तो आई थिंक कि बहुत मुश्किल है कि कोई भी मैच अब से ऑनवर्ड्स 15-16 तारीख तक शायद हो। तो आई फील कि आईसीसी को क्विक एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। आई एम श्योर कि इतना मुश्किल नहीं होगा लॉजिस्टिकली भी। बेशक डिफरेंट होटल कर लें, लेकिन टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट, बारिश की वजह से अगर डैमेज होगा तो आई थिंक जैसे पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर हुए हैं और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे होंगे। शायकीन की दिलचस्पी भी वहीं ख़त्म होगी। अजहर भाई, ये भी बताइएगा कि इससे पहले माजी में कोई इस तरह की मिसालें मिलती है कि रीशेड्यूल कर दिए गए हों मैचेस इस तरह की सूरत हाल की वजह से, बारिश की वजह से या किसी और वजह से? नहीं, बिल्कुल हुआ होगा। जब भी कभी कोई सिक्योरिटी का इशू हो जाता है या कोई ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से आपको पता है कि यार कि एक होता है ना कि यार एक दिन बारिश है तो वो हो गई, तो आप समझते हैं यार ये दिस इज़ लक। बट अगर कंटिन्यूसली आपको पता है एक जगह बारिश हो रही है और टूर्नामेंट डैमेज होने का खदशा है, तो इफ़ यू कैन डू समथिंग तो आपको करना चाहिए। और आई एम श्योर कि पूरी टीमें इसको एग्री करेंगी, क्योंकि किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो अजहर भाई, जो टीमें इससे मुतासिर होंगी बारिश की वजह से, जिनके पॉइंट्स पहले ही कम है, मजीद कम हो सकते हैं, उनके बोर्ड्स की जानिब से आपको लगता है कि रब्ता किया जा सकता है कि आप मैचेस कहीं और शिफ्ट कर दें, किसी और जगह पे हमारे मैच मुंतकिल कर दिए जाए? क्योंकि एक टीम तो है नहीं, काफ़ी टीमें हैं जो मुतासिर होंगी। हाँ, और स्पेशली हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कर लिया होगा, अभी तक रब्ता किया भी होगा। आई एम श्योर कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं, तो जो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ एट स्टेक। ये 2 मैचेस जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए आयरलैंड का और पाकिस्तान आयरलैंड का। तो आई फील कि इवन आयरलैंड भी ये कहेगा कि अगर 2 मैच वो जीता है, अच्छे रन रेट से जीता है, तो यू नेवर नो कि वो भी इसमें आ सके। लेकिन ये है कि इन दी एंड आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करे कि तमाम टीमों को फेयर चांस मिले। बिल्कुल। अच्छा अजहर भाई, उसके अलावा ये भी बताएं कि जो बारिश का अगर जिस तरह से बताया जा रहा है इम्कान है, रीशेड्यूल नहीं होते मैचेस, फ्लोरिडा में ही होते हैं, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी वहाँ पे। और आपको लगता है फिर कौमी टीम अगले मरले के लिए रसाई हासिल करेगी या फिर ईद अपनों में मनाएगी? वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर आयरलैंड और यूएसए का मैच नहीं होता तो टूर्नामेंट खत्म है आपका। अब जैसे आपने आखिरी मैच फॉर्मेलिटी के लिए खेलना है या ग्राउंड में जाना है, टिकट से बुक करवाई जाएंगी, फिर तो जाहिर बात है फिर आपकी वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा, वापसी की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा अजहर भाई, उसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी पे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है और उसके जवाब में हमने देखा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस तरह की जो टीमें हैं, इनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं बल्कि बुरी रही है। इसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में? देखिए, एक तो वेस्ट इंडीज़ ऑब्वियसली होम कंडीशंस में खेल रही है और ऑलवेज जब भी वो होम कंडीशंस में खेलती है, एक तो वेस्ट इंडीज़ का भी थोड़ा सा ना रिलेट करता है पाकिस्तान टीम की, तो वो भी बड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं। तो जब व्हेन दे गेट गोइंग उनको भी रोकना बहुत मुश्किल है। और
2 T20 वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं इसी तरह। और आज की जो कंडीशन थी वो भी न्यूजीलैंड को किसी हद तक सूट भी करती थी, क्योंकि पेस बॉलर्स ने उनके बड़े विकेट्स हासिल किए। उन्होंने टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का हिला के रख दिया और रदरफोर्ड ने आके एक मैजिकल इनिंग खेल दी। अदर देन दैट न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा था, 22 रन पे 4 आउट कर लिए थे। लेकिन वहाँ से आई थिंक के वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़बरदस्त कमबैक था। बहुत अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया और फिर उसके बाद डिफेंड किया। तो वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि अगर वो अपने फुल स्विंग पे आ गई तो अब स्पेशली अपनी कंडीशंस में वो किसी भी टीम को जो है वो टफ टाइम क्या दे सकती है, वो जीत भी सकती है और टूर्नामेंट भी जीत सकती है। और जो फ्लेयर है उनका वो जिसको कहते हैं ना कि इन पिचों को सूट भी करता है कि एट टाइम्स ना ऐसे लगता है कि वो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो ऐसे लग रहा होता है कि सिंगल भी नहीं ले पा रहे, लेकिन एकदम से ऐसे छक्के शुरू होते हैं कि वो, क्योंकि पावर उनके पास है, 6 हिटिंग पावर है उनके पास, और ऑल द वे थ्रू टिल नंबर 8, 9 उनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो छक्के मार सकते हैं। तो आई थिंक कि कोई भी प्लेयर 60-70 कर जाता है ऐसी पिच के ऊपर, ऐसी पिचों के ऊपर जहाँ 150, 160 एक अच्छा फाइटिंग टोटल है, तो वहाँ पर ये ऐसी टीमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। अच्छा अजहर भाई, खबरें ये भी आ रही हैं कि जहाँ पर अमेरिका में मैचेस हो चुके हैं वो जो स्टेडियम्स थे उन्होंने डिसलोकेट करना शुरू कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि इसके लिए मुस्तकिल स्टेडियम जो हैं वो अमेरिका को बनाने चाहिए? लेकिन पिचेस जो थी वो बड़ी ड्रॉप इन पिचेस है अमेरिका की, तो अब स्टेडियम को डिसलोकेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जो स्टेडियम्स का क़याम है वो अमल में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। आई थिंक आफ्टर दिस वर्ल्ड कप आई एम श्योर कि वो इस चीज़ को देखेंगे कि कितना शौक है, स्पेशली एक्सपैक्ट जो वहाँ पर रिहायशी हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और जब भी यहाँ ट्रायंगुलर सीरीज़ हो, टूर्नामेंट्स हों, T20 और ये सारी चीज़ें जब भी होंगी, लोग उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट 2 या 3 ग्राउंड्स तो वो बनाएं जहाँ पे वो ये करा सकें। जैसे कनाडा में एक ग्राउंड है, वो भी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन एटलीस्ट परमानेंट एक ग्राउंड तो है। आई थिंक अमेरिका में भी है, लेकिन उन्होंने क्योंकि वर्ल्ड कप कराना था और थोड़ा सा स्टैंड्स को भी बड़ा करना था ताकि ज़्यादा कैपेसिटी की जो है वो ग्राउंड हो सके, और जिसमें एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया के लिए भी बड़ा, वो तो भरा हुआ था और आई थिंक आई एम श्योर कि अगर थोड़ा सी कैपेसिटी ये और बढ़ाते तो वो और ज़्यादा क्राउड भी आ सकता था। आई एम श्योर बड़े लोग टिकट्स को जो है वो सर्च कर महरूम रहे हैं और हमसे इधर बैठे हमें मसीबत पड़ी रही है कि यार के टिकट्स करने नहीं, कहाँ से करें। लेकिन टिकट्स बहुत महंगे भी थे वहाँ, महंगे भी थे, लेकिन लोग महंगे भी लेने को तैयार हैं, लेकिन अवेलेबल तो हों। तो आई फील कि इनको परमानेंट ग्राउंड ज़रूर बनाने चाहिए। उसके बाद ये है कि वहाँ पे स्टैंड्स ये है कि एक्सटेंड कर लें, और उनको फिर जैसे इवन यूके के अंदर भी ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप स्टैंड्स वो लगाते हैं, स्पेशली जब बड़े इवेंट्स होते हैं जी। तो उसके लिए उन्होंने ज़रूर किया हुआ है, लेकिन वो फिर डिस्पोजेबल स्टैंड्स होते हैं, वो फिर आप रिमूव कर सकते हैं, उनको ब्रेक करके फिर वो ले जाते हैं, फिर दोबारा लाने वो ले आते हैं। लेकिन ये कि पिच आपका वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क का पिच है ना, इसको ज़्यादा सीज़न किया नहीं इन्होंने, ज़्यादा इस पर मैचेस कराए नहीं, जिसकी वजह से हमें इसका नज़र आया कि लो स्कोरिंग मैचेस, टीमों को नुकसान हुआ, बैटर्स बिल्कुल समझ नहीं पाए। 3-3, 4-4 मैच हो गए थे। विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 मैचों में सिर्फ 5 रन बना सका। तो आई फील के प्रीमेच्योर पिच था ये, जिसको इन्होंने यूज़ किया वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक ये कोताही ICC की के इतने एक्सपर्ट ग्राउंड्समैन होने के बावजूद उनके पास वो उनको ये नहीं बता सके, या बताया तो उन्होंने उसको इग्नोर किया कि जब एक पिच है उसको एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस उस पर खेलें, ताकि हम उसके बिहेवियर को जज कर सकें कि ये वर्ल्ड लेवल इवेंट के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। बिल्कुल। अजहर भाई, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अब तो अमेरिका में ये पहली दफ़ा मैचेस हुए हैं, अब वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोग हैं वहाँ के, उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ऑब्वियसली, और अगली बार इससे ज़्यादा वो हो सकता है वहाँ के मकामी लोग भी मैच देखने के लिए आए। तो कम से कम कितने शायकीन की गुंजाइश वाला स्टेडियम वहाँ पर काफ़ी होगा आपको लगता है? एटलीस्ट 15 to 25,000 इन बिटवीन, इतना तो हो ना एटलीस्ट, क्योंकि जब आपने वर्ल्ड इवेंट एटलीस्ट कराना है तो, या कोई भी अच्छा बड़ा मैच कराना है आपने, उसके अलावा एटलीस्ट जब मैं समझता हूँ कि वहाँ ग्राउंड्स होने चाहिए और परमानेंट पिचेस होनी चाहिए जहाँ पर वहाँ पर रेगुलर क्रिकेट होती हो। जब बड़े इवेंट आप वर्ल्ड T20 करा रहे हैं, या 50 ओवर के कुछ अर्स, हो सकता है आगे जाके 50 ओवर वर्ल्ड कप अगर कैरेबियन जाता है तो हो सकता है कुछ मैचेस वो USA भी रखें। तो आई थिंक वहाँ के लिए एक परमानेंट ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सेंटर्स ऐसे हों, और उनके लिए तो ये पीनट्स हैं। जो स्पोर्ट्स में जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, हब है स्पोर्ट्स का दुनिया का वो, तो उनके लिए तो एक बस
कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं ये है। चीज़। तो आई फील के थोड़ा सा अगर वो तवज्जो दें, और बहुत बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ चाहते हैं कि मैचेस हों, वो वहाँ पे आके देखें। इवन के कैरिबियन में भी जब भी मैचेस होते हैं तो वो वहाँ से ट्रैवल करके लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के या इंडिया के मैचेस देखने आते हैं। तो आई फील के इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए इस तरफ, और स्पेशली आईसीसी को ये देखना चाहिए अगर कोई भी इवेंट कराने जा रहे हैं उससे पहले ये मेक श्योर करें कि 3-4 साल से ग्राउंड वो यूज़ हो रही है, एटलीस्ट 2 साल तो हो रही है, ताकि उनको पता हो कि यहाँ मैच कराएंगे तो इस तरह की सूरत हाल दोबारा इधर पेश ना हो। मैच में तो ये भी वो कुछ बैटर जो थे वो गनीमत जान रहे थे कि हमसे 4 पहले जो बैटर्स हैं वो कम से कम इस पिच पे खेल चुके हैं। वो इससे भी अंदाजा। अच्छा अजहर भाई, आपने बात की अमेरिका की पिचेस की, और जिस तरह से हमने भी यहाँ पर डिस्कस किया वेस्ट इंडीज़ की पिचेस, अब जो बकिया मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज़ में होंगे, वो इससे किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पर किस तरह से आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए? देखिए चैलेंज तो वहाँ भी बैटिंग के लिए बहुत कम पिच होंगे जो बहुत हाई स्कोरिंग होंगे। कैरेबियन में जो पिछला वर्ल्ड कप भी हुआ था T20 का, या इवन 50 ओवर, एट टाइम्स वहाँ भी बड़े मुश्किल पिच बन जाते हैं जो कि बैटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होते। लेकिन एटलीस्ट वो 140-160 के राउंड जिसको कहते हैं ना कि गेम चल रहा होता है और उस पर चेजेबल भी होते हैं, उसमें आप अगर अच्छी यानी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे। इससे हाई स्कोरिंग होंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे बार बार 200 हो रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। वो भी पिच आई थिंक इंग्लैंड की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी बैट बॉलिंग की, या थोड़ी सी उनका जो डाटा, क्योंकि डाटा ड्रिवन टीम है इंग्लैंड, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए, और जो एक्चुअल कंडीशंस थी उसमें उनको अच्छी तरह रीड नहीं करते, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने 200 रन बनाए, लेकिन उन्होंने जब इंग्लैंड चेज़ करने आया, हालांकि बहुत बड़ी पावर हाउस है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, लेकिन उन्होंने 165-170 के राउंड उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो हाई स्कोरिंग गेम्स एट टाइम्स देखने को मिल सकती हैं आपको, लेकिन मेजॉरिटी गेम्स आपको इतनी हाई स्कोरिंग नज़र नहीं आएंगी। वहाँ पे स्पिन भी होता है, थोड़ा सा बॉल कई दफ़ा एक्स्ट्रा बाउंस, अनइवन बाउंस भी होता है वेस्ट इंडीज़ की पिच में, और बहुत आइडियल कंडीशंस नहीं होती वेस्ट इंडीज़ में भी। हमने जाके वहाँ बायलैटरल सीरीज़ भी जब खेली है, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ आपको आइडियल नहीं मिलेंगी आपको। इवन एट टाइम्स मैच की जो पिच है वो भी ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुई हुई, या थोड़ी सी वेव्स नज़र आएंगी आपको पिच के ऊपर। तो आई थिंक कि वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जो है बैट्समैन को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अभी ये रेफरेंस दिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, इंग्लैंड के साथ क्या हुआ बाबा क्रिकेट, और इस वक्त इतना उन्होंने बुरा परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस का मसला था, अनलकी रहे, क्या मसला क्या हुआ इंग्लैंड के साथ? अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। देखिए एक मैच में उनकी बारिश हो गई, कनाडा वाले मैच में, जो कि आई थिंक उनको उस मैच को जीतने के लिए भी मेहनत करनी पड़नी थी, क्योंकि 109 का शायद टारगेट 10 ओवर में दिया था स्कॉटलैंड ने, और उनका आउट भी कोई नहीं हुआ था। आई थिंक उन्होंने 91 किए थे 10 ओवर में, और उनको टारगेट जो DLS के ऊपर 109 का, जो कि शायद वो कर लेते क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड की बैटिंग है। लेकिन वही बात है, बारिश हो गई, अगला मैच वो हार गए। अब स्कॉटलैंड ने 5 पॉइंट ले लिए हुए हैं। अब उनको अगले 2 मैचेस, उनका अगर एक मैच बारिश हो जाती है एक और, तो दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ये स्कॉटलैंड के मैच में बारिश हो जाती है और उनको 6ठा पॉइंट मिल जाता है, तो तब भी वो बारिश हो। फिर ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जॉश हेजलवुड की, वो बड़ी टॉक पॉइंट बनी हुई है दुनिया क्रिकेट में इस वक्त, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम श्योर कि वो ये नहीं कहना चाहते थे जो कह गए यानी इंग्लैंड और पाकिस्तान हम कह सकते चाह रहे थे कि जी ये कहना कि हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि अगर इंग्लैंड बाहर हो जाए, बट अब सारों के जो है वो नजरें हैं वो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के मैच पे। अगर स्कॉटलैंड जीतता है तो यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को और टीम को शायद उस मैच के ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्शन नज़र आया ICC का होते हुए। ICC क्रिकेट इन्फो के ऊपर भी आर्टिकल लगा हुआ था, और अगर मुझे तो ये सरप्राइज है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़ी हम उनकी मिसालें देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आई थिंक ये या तो स्लिप ऑफ टंग था या उनकी अपनी पर्सनल ख्वाहिश थी जो वो कह गए, और अब वो जो है ना वो हड्डी गले में फंस चुकी है, और वो ना निकल सकते हैं, और अब ये उनको मेक श्योर करना है कि वो स्कॉटलैंड से मैच जीते हैं। अदरवाइज जो वो कह गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू नेवर नो, फिर उस पर आई एम श्योर कि किसी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद पूरी टीम का ये हो भी ना, लेकिन क्योंकि हेजलवुड ने ये कहा है, तो आई फील कि अब लोग की नज़रें जो हैं उस मैच पे है कि कहीं इंग्लैंड को बाहर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार ना जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच चुका है।
और अगर ये मैच स्कॉटलैंड जीता और इंग्लैंड बाहर होता है तो बहुत बड़ा धचका होगा इंग्लैंड को भी, क्योंकि वो T50 और वर्ल्ड कप में भी आई थिंक पाकिस्तान से ही बस ऊपर थे और उसके अलावा सारी टीमें उनसे ऊपर थी। और वो वाइट बॉल के समझी जाती है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वर्ल्ड में। और वो ये भी कहते हैं कि बेसबॉल लेके आए वो टेस्ट क्रिकेट में, और क्रिकेट को चेंज कर दिया। अब क्रिकेट को चेंज करने वाले अब चेंज होते जा रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आती जा रही है। आई एम श्योर दे आर बेटर टीम देन दिस, बट एट द मोमेंट दे आर, वो कहते हैं कि इस टाइम पे वो बहुत स्ट्रगलिंग पोजीशन में। आपने बताया कि उनकी और हमारी पोजीशन में थोड़ा ही फर्क था, तो मुझे तो ये लगता है आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अखज़ किया कि हम पाकिस्तान और इंग्लैंड इस वक्त एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। मुझे लग रहा है कि हमने आपस में ना क्रिकेट 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा खेली है, तो हमारा असर उनके ऊपर हो गया या उनका असर, मेरे ख्याल में हमारा असर उन पे ज़्यादा हो गया है। तो देखे ना, हमने इंग्लैंड की सीरीज़ जो प्लान की थी, सवाल ये भी पैदा होता है, इंग्लैंड की सीरीज़ जो प्लान की थी तो तब हमने ये नहीं सोचा कि हमें जो वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हैं उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ जाएगी उसके लिए। हाँ बिल्कुल, जो कंडीशंस इंग्लैंड में थी, हम एक टफ टीम से जाके खेले तो सही, लेकिन वो कंडीशन बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करती थी जो न्यूयॉर्क में थी, और इवन कैरेबियन में हमारे मैच होते थे उससे रिजेंबल नहीं करती थी। इवन इंग्लैंड के लिए वो बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी अपनी होम कंडीशंस पे जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं खेल ली, लेकिन अब उन्होंने जाके खेलनी है वेस्ट इंडीज़ टाइड पिचेस पे, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बॉल बल्ले पे नहीं आ रही, बॉलर्स को भी उसी तरीके से बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो आई फील कि ना इंग्लैंड की तैयारी आइडियल थी ना पाकिस्तान की आइडियल थी। पाकिस्तान ने अपने खेला मैचेस वहाँ पर पाकिस्तान में खेले, अच्छे बैटिंग ट्रैक थे। फिर आपने खेले इंग्लैंड में, जहाँ पे भी आई थिंक हाई स्कोरिंग पिचेस थी, ऑल्दो के पाकिस्तानी बैटर्स को वहाँ भी मसाइल का सामना हुआ, लेकिन ये कि किसी भी तरह से इन कंडीशंस को रिजेंबल नहीं करती थी दोनों कंडीशंस। बिल्कुल, वो कंडीशन जो थी वो रिजेंबल ही नहीं कर पा रही थी, और तकरीबन हमारी मुश्किलात जो थी इंग्लैंड की और टीम पाकिस्तान की एक ही तरह की थी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अज़हर अली साहब से जो है हम मज़ीद उनकी राय जानेंगे और मज़ीद उनका जो तज्ज़िया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमने अज़हर अली साहब के साथ जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की और हमने जानने की कोशिश की कि क्या खामियां थी, क्या कोताहियां थी, क्या कमियां थी जो उनमें थी। लेकिन अब हम बात करेंगे टीम पाकिस्तान की, शाहीनों की, क्योंकि हमेशा जब भी वर्ल्ड कप आता है हम यहाँ बैठकर टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी को डिस्कस कर रहे होते हैं और कोई बात कर रहे होते हैं कि ये मसाइल हमारे साथ क्यों हैं। अज़हर भाई, हमेशा इस तरह से होता है, आपको भी ज़हमत दी जाती है और जानने की ये कोशिश की जाती है कि ये जो मसाइल हैं टीम पाकिस्तान के, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन आखिर निकल क्यों नहीं पाता, क्या वजह है इसकी? देखिए, वही बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट किया, बातें हर वर्ल्ड कप पे होती हैं जब पाकिस्तान हम कारकर्दगी देखना चाहते हैं और कारकर्दगी नहीं आती तो फिर हम सोल्यूशंस की बात करते हैं और सोल्यूशंस बड़ी दफ़ा डिस्कस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो भी इसको ठीक करने जाता है, इम्प्लीमेंट करने जाता है, वो थोड़ी देर स्टार्ट होता है और फिर उसी जिसको कहते हैं दोबारा से वही काम दोबारा से शुरू हो जाते हैं जो पहले साल से होते आ रहे हैं। आई थिंक इसमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपनी जॉब से, फिर आपके जॉब के डोमेन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक बंदा है और उसको सब यही पता है कि यही सारा कुछ सही करेगा। तो आई फील कि हम प्रॉब्लम को सही तरह पकड़ते नहीं है जहाँ हमने जिस चीज़ को ठीक करना है। हम बस ये करते हैं कि इस बंदे को उठा के उधर लगा दो, उसको उठा के उधर लगा दो, इसको निकाल दो, उसको कर दो। ज़्यादा अभी क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी तहलील हो जाएगी, कप्तान चेंज हो जाएगा, हो सकता है 1-2-3 कोचेज़ आगे पीछे हो जाएं, लेकिन इन दी एंड बाकी काम मामलात वैसे ही चलते रहेंगे। जिन्होंने आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देने हैं वो मामलात वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपके बोर्ड के अंदर काफ़ी सारी, आप अज़हर भाई यकीनन वन मैन शो की बात कर रहे हैं और चीफ सिलेक्टर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और चीफ सिलेक्टर कौन है जो कि आगे जाके हम देख सकते हैं कि इसके अलावा वो सर्जन का किरदार भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से कहा है ना कि सर्जरी होगी, इस वक्त तो चीफ बहुत करीबी है, उनके बड़े करीब, जो ऑल इन ऑल है इस वक्त। अच्छा, वहाब रियाज। अच्छा, बेसिकली वो चीफ सिलेक्टर इस टाइम ओहदे के ऊपर तो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये ज़रूर है कि सब जानते हैं कि वो मिनिस्ट्री वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे वहाब रियाज, और जब से वो चेयरमैन आए हैं ही इज़ वेरी क्लोज टू जहाँ भी आप देखें, जब पहले वो आए सारे टूर्स भी वहाब रियाज साथ थे। मीन के जो पीसीबी के सारे आप वीडियोस देखें जिसमें एनसीए का टूर कर रहे हैं या पीसीबी का टूर कर रहे हैं, तो वो वहाब रियाज उनको गाइड कर रहे थे। आई थिंक ये बड़ी सारी गाइडेंस वहाब रियाज की है क्रिकेट को लेते हुए। आई थिंक एंड इन दी एंड वहाब रियाज ने अपना रोल भी ऐसे ही रखा है, आई फील कि जिसमें
हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आई फील कि कहीं भी उनकी ऐसे लगता है जो चीफ सिलेक्टर भी थे उन्होंने वो भी निकाल दिया, सब सिलेक्टर्स को एक जैसा रोल दे दिया। फिर अब सीनियर मैनेजर ये हमने अलामती तौर पर यही कहा ना कि ये सारे ओहदे सीनियर मैनेजर के पास ही हैं। फिर सीनियर मैनेजर के पास चले गए, सीनियर मैनेजर बन के चले गए टीम के साथ, आप टूर्स कर रहे हैं। तो आई फील कि इन दी एंड जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो कहेंगे तो सही कि मैं तो सीनियर मैनेजर था, सिलेक्शन का बस पार्ट था, लेकिन इन दी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्योंकि आप, लेकिन ये तो अज़हर भाई ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि अमलन तो भागदौड़ तो उनके हाथ में है। बेहतर था कि वो कोई जो उनकी डेजिग्नेशन ऐसी होती जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती क्रिकेटिंग में, जैसे चीफ सिलेक्टर होते, व्हाई नॉट। आपने क्यों उस चीज़ को बैक ऑफ किया? क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आए। इसी तरह आप सीनियर मैनेजर पे चले गए। और क्रिकेट के अगर देखें, सुपर ओवर में आप टीम हडल में मौजूद हैं और उसके बाद आप टीम हडल में बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबल जॉब ऐसी क्रिकेटिंग डेजिग्नेशन नहीं लिया जिसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। लेकिन जितना मर्जी आप उससे भागेंगे वो आपके ऊपर ही पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि जो भी क्रिकेटिंग डिसीजंस हो रहे हैं वो वहाब रियाज का उसके अंदर रोल है बहुत ज़्यादा। तो आई फील के हम हैं तो बड़ी मासूम कौम, लेकिन जब क्रिटिसिज्म पे आते हैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। तो आई फील कि इनको बेहतर तरीका था कि कोई ऐसी एक जॉब लेते जिसके ऊपर वो पूरा फोकस भी उस पर होता, जिससे वो परफॉर्म बेहतर करते एज ए अपना पर्सनली भी। तो आई थिंक कि उन्होंने काफ़ी सारी पहले हफीज़ भाई आए, आई थिंक उन्होंने ज़का अशरफ साहब के टाइम पे वो भी डायरेक्टर क्रिकेट बन गए और फिर हेड कोच भी बन गए। एक बंदे के लिए ना बहुत सारी जॉब्स जब आप ले लेते हो ना, तो आप इन दी एंड फिर आप ही तैयार हो कि हाँ सारा मलबा भी फिर आप पे ही गिरना है, फिर ये नहीं जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए, फिर जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी चाहिए। तो आई थिंक कि आई फील कि जब आपको कोई काम करना है क्रिकेट के लिए बेहतरी का करना है, तो आप एक जॉब लें और उसको बेहतर तरीके से करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को आप ठीक नहीं कर सकते और पूरी क्रिकेट को भी इकट्ठा आपके लिए ठीक नहीं कर सकते। हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए, उनके नॉलेज में इजाफे के लिए आप ये बता दें कि ये जो सीनियर मैनेजर का होता है, इन जनाब के फ़राइज़ क्या होते हैं और साथ ही साथ इनका क्या रोल होता है। और आपके वक्त में जब आप कौमी टीम का हिस्सा थे तो कोई सीनियर मैनेजर था? देखिए, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के साथ असिस्टेंट मैनेजर मैंने सुना था, और हम देखते आए कि 2 मैनेजर जाते थे। आई ऑल्सो फेल्ट कि यार इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एक मैनेजर काम करने वाला हो तो उसको दूसरे मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर क्यों लगाया जाता था? जो मैनेजर होता था ना वो काम शाम कोई नहीं करता था, ही वाज देयर जस्ट असिस्टेंट का काम। हाँ, वो बस कोई अगर डिसिप्लिनरी इशू आ गया तो उस पर कोई डिसीजन ले लेता था। उसके अलावा उनसे कोई ऐसा इशू आ गया है जिसमें आईसीसी से रब्ता करना है या कोई मेजर इशू है तो उनसे पूछ लिया जाता था। बाकी लॉजिस्टिक क्या है, ईमेल्स करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, वो सारा असिस्टेंट मैनेजर का काम होता था। और अब ये है कि अभी भी काम जो मैनेजरियल काम है वो सारे मंसूर राना कर रहे होंगे जो कि मैनेजर हैं टीम के, और ये सीनियर मैनेजर हैं, इनका रोल अभी तक उन्होंने खुद ही डिफाइन नहीं किया। तो करंट प्लेयर्स बता सकते हैं या वो मैनेजर बता सकते हैं कि इस टाइम पे वहाब रियाज क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बट आई फील कि यार एक मंसूर राना हमारे साथ काफ़ी देर से रहे हैं एज ए मैनेजर, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी और मैनेजर की। ही वाज वो हर चीज़ें ऑन टाइम संभाल लेते थे। आई थिंक सीनियर मैनेजर, आई फील कि ये क्रिकेटिंग मैनेजर के तौर पर गए हैं, लेकिन इन्होंने उसको अपनी डेजिग्नेशन को क्रिकेट के साथ रिलेट भी नहीं किया पूरे तरीके से। तो एक जगह अनाउंस करते हैं ना कि यार मैं, जैसे डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो जाते हैं टीम के साथ, तो वो क्रिकेट की कुछ ना कोई अमूर को देख रहे होते हैं जी, लेकिन उनके भी एक वो जो डोमेन होती है उससे वो क्रॉस नहीं करते, क्योंकि आपने ग्राउंड के ऊपर हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, ये सब रखे होते हैं। तो डायरेक्टर क्रिकेट उसको ओवरलुक कर रहा होता है, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। जो डायरेक्टर क्रिकेट भी होते हैं ना, वो जिम्मेदारी देते हैं कोचेस को। वो ये नहीं करते कि आके बार बार ग्राउंड के अंदर, ड्रिल्स के अंदर आपको वो करें, हेल्प आउट करेंगे, लेकिन कभी भी आपको उनके काम के दौरान नहीं बीच में से टोकेंगे। वो बाद में आके अगर उनको कोई चीज़ लगती है तो एज ए मीटिंग अरेंज करके उनसे वो डायरेक्ट बात करेंगे। प्लेयर्स के सामने कभी भी उनके डोमेन में नहीं वो आएंगे। तो हमें एक्चुअली ये लर्न करना है कि जितनी मर्जी आपने क्रिकेट खेली हुई है, जितना मर्जी है, आपने इंटरफेयर तब करना है जब आपका वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने क्रिकेट खेली है बिला ज़रूरत इंटरफेयर भी नहीं करना हाँ। चाहिए, और आपको अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। और अगर आप पर जो फिर जिम्मेदारियां आयद की गई हैं, आप अपना रोल प्ले करने में अगर नाकाम रहते हैं तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, उसका मलबा भी उठाना चाहिए। नाज़रीन,
पीसीबी से मुतालिक और चेयरमैन पीसीबी का और जो भी सीनियर मैनेजर हैं क्या रोल है, इससे मुतालिक हमने बात की। और इसके अलावा कौमी टीम की अपनी कारकर्दगी क्या है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि अब वापस आकर हम कौमी टीम की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे, उस पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमें देखना ये कि अजहर भाई, कौमी टीम हमारी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच गई, ये नौबत क्यों आई? अब तो लगता यूँ है कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग जो है वो ओमान जैसी छोटी टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। शाहीनों देखिए, वो एक होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन जो हालात लग रहे हैं उस तरफ कहानी जा रही है। और ना सिर्फ पाकिस्तान को, हो सकता है इंग्लैंड को भी, हो सकता है न्यूजीलैंड को भी, और ये न्यूजीलैंड का तो ऑलमोस्ट शायद फाइनल ही हो चला है, और श्रीलंका को, और एक आधी टीम मुझे लगता है और ऐड हो जाएगी। 4 एक ऐसी टेस्ट प्लेइंग मेजर नेशंस को हो सकता है कि क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े, और उससे फिर क्वालिफाई करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, क्योंकि फिर आपने जारी बात है, फिर उसमें भी ऐसे राउंड्स ही आने, और आप अक्सर क्वालिफाइंग राउंड्स बहुत अच्छी जगहों पे नहीं होते। वो हो सकता है आपको जिम्बाब्वे में खेलने पड़े, हो सकता है आपको ओमान में खेलने पड़े, हो सकता है आपको ऐसी कंट्री में खेलना पड़े जहाँ नॉर्मली क्रिकेट नहीं होती। तो उधर की कंडीशंस भी आपको ऐसी फेस करनी पड़ सकती हैं जहाँ पर स्किल लेवल ऑलमोस्ट दोनों टीमों के बराबर हो जाते हैं। हमने डिस्कस की अपने प्रोग्राम्स में भी कि जो न्यूयॉर्क की कंडीशंस हैं, हमने जो डिस्कस किया था इंडिया पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के पास चांस वापस है जीतने का, इसलिए कि अगर इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन कंडीशंस की वजह से हमारी फास्ट बॉलिंग वहाँ पर आउट करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है आपके पास ऑलमोस्ट, कि आपको चांस बन जाता है कि आप एक स्ट्रांग टीम को भी हरा सकें। तो आई फील कि जब आप ऐसी जगहों पे चले जाते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि आप 1-2 मैच वहाँ स्लिप किए तो आप उन टीमों में शायद ना आए जिन्होंने क्वालिफाई करना है। तो आई थिंक कि जितनी भी टीमें जो बड़ी टीमें हैं वो ये चाहती हैं कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि क्वालिफाई करना फिर एट टाइम्स बड़ा मुश्किल है। और वेस्ट इंडीज़ एक दफ़ा ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में हो चुका है उनके साथ कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो महरूम रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने से। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, और बस दुआ यही है कि इधर तक नौबत ना पहुँचे। लेकिन अगर ये मैचेस शिफ्ट नहीं होते तो मुझे तो ये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अजहर भाई, इतनी बड़ी जो टीमें हैं जैसे इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, हम इनकी बात कर लें, पहले ही मरहले में निकल जाना, दूसरे मरहले तक रसाई ना मिलना, ये कितना बाइसे हज़ीमत है आपकी नज़र में? देखिए, जो पाकिस्तान की इस टाइम पे क्रिकेट की सिचुएशन है, वाइट बॉल क्रिकेट की, इवन टेस्ट मैचेस की भी, जहाँ पर भी इस तरह के पूल्स आएंगे पाकिस्तान को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इवन 50 ओवर में भी आ गए ना पूल्स, अभी तो एक जो 92 के तर्ज पे जो था कि सब टीमें सबसे खेलेंगी, तो आपकी टीम कमबैक कहीं ना कहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपको पूल बेसिस पे अगर 50 ओवर भी आ गए ना, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है वो 3-4 वर्ल्ड कप हो गए हैं कि वो वीकर टीम से हारना शुरू हो गई है। तो दैट इज़ वेयर आई फील कि इवन 2007 में भी हमारे थे, और वो ग्रुप स्टेजेस थी। ग्रुप स्टेज से फिर आपने क्वालिफाई करना था सुपर 6 या सुपर 8 में। तो यहाँ ऐसे टूर्नामेंट जब भी होंगे पाकिस्तान उसमें स्ट्रगल करेगा इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की क्वालिटी गिरती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो मुझे फिक्र हो रही है कि हमारी गेम अवेयरनेस बहुत नीचे चली गई है। स्किल्स तो नीचे जा ही रहे हैं, दूसरी टीमें या हमारी नीचे नहीं जा रहे, लेकिन एक लेवल पे स्टक हैं। दूसरी टीमें आगे बढ़ रही हैं, अपस्किल कर रही हैं अपने आप को, हम वहीं पे खड़े हैं और हमारी गेम अवेयरनेस नीचे जाई जा रही है। इस पे तो बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी देर इस पे बात कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है। और सीखने के लिए हमारे कोई वो ही नहीं है। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, कोई समझाने जाए तो सोशल मीडिया पे हमारी उसको ये फील कराया, कोई समझा रहा हो तो उसको फील ये कराया जाता है कि यार तुम्हें क्या पता, अकले कुल तो हम हैं। तो जो भी मैंने बड़े क्रिकेटर्स अपने टाइम पे देखे हैं जिनको हमने आइडियलाइज किया है, वो हमेशा एडवाइसेस लेते थे, करते वो अपनी थे, लेकिन जब किसी कोई बात कर रहा होता था उसको बड़े गौर से सुनते थे। और मैंने यूनुस भाई को ये करते देखा है, मिसबा भाई को करते देखा है, बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं, मैं जितने प्लेयरों से मिला हूं, लेकिन हमारे प्लेयर्स थोड़ी सी हमें शोहरत मिल जाती है तो एट टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि भाई मुझे क्यों बता रहे हो, या हमें क्यों इस तरीके से वो अप्रोचेबल नहीं लगते, ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है उनसे। तो आई फील मशवरा देने वाला भी हिचकिचाता है कि यार मैं कहीं दे के मैं खुद ही अपनी इज्जत ना दांव पे लगा दूं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है आपके पास। तो मुझे कुछ अरसे में ऐसे लगा है कि प्लेयर्स ऐसा फील होता है कि यार उनके पास जाके बात करना ना, आप अपनी इज्जत हाथ में लेके रखें तो आपने अपने हाथ में रखें तो बेहतर है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ये इशू आना शुरू हो गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ प्लेयर्स ऐसा फील होता है उनसे कि आप उनसे बात ना करें, लेकिन इन दी एंड जब वो मैचेस में ऐसी गलतियां करते हैं तो फील होता है यार कि ठीक है आपकी स्किल बहुत अच्छी है,
लेकिन जब तक आप स्किल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जब आपकी अवेयरनेस जब तक अच्छी नहीं होगी और टॉप लेवल बिल्कुल अजहर भाई, ये स्किल पर और गेम अवेयरनेस पर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है, तो हम आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो 27वां मैच है बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान, इससे मुतालिक आपकी क्या प्रेडिक्शन है? पिछली प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त साबित हुई, आपने कहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जीतेगा और वो जीता। आज मुझे फीलिंग आ रही है नीदरलैंड्स भी हरा देगा बांग्लादेश को, एक और टेस्ट प्लेइंग नेशन स्ट्रगल में आ जाएगी। अच्छा, तो आप आज ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए नीदरलैंड्स की टीम, लेकिन किस बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नीदरलैंड्स की टीम एक तो फास्ट बॉलिंग उनकी जबरदस्त है, स्पिनर भी ठीक है उनके पास, और उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक है। तो आई फील के बांग्लादेश को वो टफ टाइम देंगे, बल्कि हराएंगे भी। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो हरा भी देंगे? देखिए उनके पास जो प्लेयर्स हैं ना, उनके 3 से 4 बॉलर्स हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, लुगन वैन बीक हैं, उसके अलावा डिलेडे हैं, वो कंटिन्यूसली काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। एक और उनके प्रिंगल हैं, वो न्यूजीलैंड से खेले हुए हैं अंडर 19। तो उनके प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि, और उनके बैटर्स भी ऐसे हैं। एक दो प्लेयर्स उनके हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो भी काउंटी क्रिकेट और प्रोफेशनल न्यूजीलैंड में जाके खेलते हैं, कोई साउथ अफ्रीका में खेलता है। तो वो उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो यकदम कोई हाई लेवल पे आके खेल रहे हैं। आई थिंक के जो कंडीशंस हैं ये वो नीदरलैंड्स को भी उसी तरह सूट करती हैं जैसे बांग्लादेश को, और वो टफ टाइम देंगे उनको। बिल्कुल टफ टाइम देंगे, और अजहर साहब ने ये प्रेडिक्ट कर दिया। और इसके साथ ही नाजरीन, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि टीम पाकिस्तान, जिसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो टीम पाकिस्तान किसी किस्म की गलती को नहीं दोहराएगी अपने इतवार वाले मैच में। लेकिन उससे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हालात हैं वो भी हमारे लिए फेवरेबल हों, टीम पाकिस्तान के लिए साजगार रहें। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।